यस, ऑन द बेस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सरफेस पर। क्लियर? एबीओ ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंस स्टीनर ने। कार्ल लैंस स्टीनर ने कब किया था? 1901 में, है ना? 1901 में। अच्छा, ये कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप में? 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। कितने टाइप के एंटीजन होते हैं? कौन कौन से? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये जो एंटीजन है केमिकली किस टाइप के हैं? ये केमिकली क्या है? ये प्रोटीन है। ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ये क्या है? ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ये ग्लाइकोलिपिड्स है। इसमें एक करेक्शन कर लीजिए। उस दिन एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और हुई वो गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में, है ना? गोल्डन ब्लड ग्रुप का थोड़ा सा डेफिनेशन को उसे चेंज करिएगा। एक्चुअली 2 ब्लड ग्रुप हैं। ये ब्लड ग्रुप का एक पैटर्न तो ये है, एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप और एक है गोल्डन ब्लड ग्रुप। हमने कहा था जब ये आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में तो एंटीजन एच होता है। क्या होता है? और ये एंटीजन एच अगर ए में चेंज हो जाए तो एंटीजन ए, अगर बी में चेंज, और ब्लड ग्रुप ए और बी में चेंज हो जाए तो ब्लड ग्रुप बी। ए और बी दोनों में चेंज हो जाए तो ब्लड ग्रुप ए बी। किसी में चेंज ना हो तो, और ये ना हो तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ना कि गोल्डन ब्लड। गोल्डन ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर से जुड़ा है, तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया। वो आरएच वाला मामला आएगा उस, ठीक है? तो अगर जिसमें एच एंटीजन हो ही ना तो वो क्या है? बॉम्बे ब्लड। ये सबसे पहले बॉम्बे में डिस्कवर किया गया था। दैट्स व्हाई इट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर किसी आज तारीख क्या हो गई है? 18। सबको अलग अलग। 18/9/25। body fluids and सर्कुलेशन पार्ट 3। ठीक है? ये आरबीसी है, ये आरबीसी की सरफेस है। अगर मैं कहूं किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे उसकी सरफेस पर एंटीजन कौन सा है? ए। एंटीजन क्या है बच्चे? ए है आरबीसी के ऊपर। और चूंकि ये आप देख रहे हैं वेसल्स में है और यहाँ प्लाज्मा है। यहाँ क्या है बच्चे? प्लाज्मा है। और आपने इसे कहा एंटीजन ए, दैट्स व्हाई इट इज ब्लड ग्रुप ए। और इसके प्लाज्मा में क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ये जो एंटीबॉडी होगी किसके एंटी होगी? किस एंटीजन के विरुद्ध होगी? ए के बी के? ए के बी के। यानी अगर ए के विरुद्ध नहीं तो ए को खा जाएगी। एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटी बॉडी। बिल्कुल ठीक। तो बी वाला तो आप समझ गए, जिसमें बी है तो उसमें क्या होगा? हाँ? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका क्या मतलब है? उसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है। एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी। तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी?
ना ए ना बी, किसी के विरुद्ध नहीं होगी भाई, क्योंकि दोनों एंटीजन मौजूद है। किसी के भी विरुद्ध हो गई तो दूसरा एंटीजन तो खत्म हो जाएगा, वो आरबीसी क्लम्पिंग हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए, और यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कौन सी एंटीजन होगा? नो एंटीजन। और एंटीबॉडी दोनों के विरुद्ध हो सकती है, एंटी ए बी एंड एंटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, यहां पर ये जो है ना जेनेटिकली डिटरमाइंड है, ये जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो एंटीजन्स है, क्या है? जेनेटिकली डिटरमाइंड, यानी इन्हें रिप्रेजेंट करने वाले जीन है। और पता है जीन है तो किसी ना किसी क्रोमोसोम पे होंगे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन से नंबर पे क्रोमोसोम पे रहता है इनका जीन? पता है किसी को? कितने पेयर होते हैं? कितने पेयर क्रोमोसोम है? 23 पेयर। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, सेवन, एट, नाइन। इसके नाइन्थ पेयर पे होते हैं। कहाँ होते हैं? नाइन्थ पेयर पर इसके क्या होते हैं बच्चे? ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने वाले क्या होते हैं? जीन होते हैं, है ना? जब तो आप में आपके पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहती है ना। कहते भाई अगर बच्चा पहले डिटेक्ट पता करना है तो ब्लड ग्रुप से पता किया जाता, इससे पता कर लेते थे कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ये, इसके मम्मी का ये, पापा का ये, बच्चे में ये, तो संभावना ये बन रही है, ये बच्चा हो सकता है इसमें ये ब्लड ग्रुप आया हो, इस बच्चे में ये ब्लड ग्रुप आने की संभावना है। तो नाइन्थ पेयर पे होते हैं। किस पे होते हैं? नाइन्थ पेयर पे। और दूसरी बात ये, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो पता लग गया कि कौन सा एंटीजन है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, लेकिन एंटीबॉडी जन्म के समय नहीं होते। एंटीबॉडीज लेटर ऑन बनते हैं। क्या बनते हैं? बाद में बनते हैं एंटीबॉडीज। कहाँ बनते हैं एंटीबॉडीज? गट में। कहाँ बनते हैं? गट में। निर्माण उनका गट में होता है। कहाँ बनते हैं? गट में। पहुंच जाते हैं प्लाज्मा में। पहुंच जाते कहाँ? प्लाज्मा। ठीक है। और जब आप 7-8 साल के होते हैं तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है एंटीबॉडीज की, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एंटीबॉडीज भी घटने लगते हैं। एंटीबॉडीज भी क्या होने लगते हैं? घटने लगते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, ये बातें हुई। इसके बाद ट्रांस हमने बता दिया था कि इस प्रकार से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जा सकता है, बताया था। किसे किसका दिया? आपका ब्लड ग्रुप क्या था? बी। खड़े हो जाओ। आपको कौन कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते? आप किस किस से ब्लड ले सकते हो? एक तो बी वाले से ले सकते हो, बी वाले हैं तो, और दूसरा किससे ले सकते हो? ओ वाले। दूसरा किससे ले सकते हो? ओ वाले से। अभी वो बच्ची खड़ी हो, क्या ब्लड ग्रुप है? ए है? पता नहीं। कल तो तुमने बताया था मुझे, कल इसने बताया था ना मुझे। अच्छा, कल नहीं बताया? हैं? वो एबी वाली कहाँ गई? अच्छा, वो आज छुट्टी पे है। हाँ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या कर सकता है? ले सकता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, केवल ओ से ले सकता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आप किसे किसे दे सकते हो अपना ब्लड? ए वाले को दे दोगे, मार दोगे उसे देखे? किसे किसे दे सकते हो? बाकी मत सोचो। और और किसी को ओ वाले को भी दे सकते हो। हम लेंगे तो बी और आप मेरा सवाल क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि किसे लोगे, मैंने कहा किसे दोगे। कोई आ जाए मांगने वाला आपसे ब्लड, बहन अपना ब्लड दे दे, हैं? तूने कहा क्या ब्लड है? क्या बी है? तो कहेगा, तो पूछेगी उससे तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? तो कह लेंगे ए, के बहन नाले मर जाएगी। वो कहेगी बी, ठीक, तू कहेगी बी ले ले। अगर ए बी वाला आ जाए उसे क्या कहेगी? तो फिर दो हो गए ना। आप अपना ब्लड दो को दे सकते हैं और दो से ले सकते हैं। एक तो आपका अपना ही है जिसे ले और दे सकते हैं, जो आपका ब्लड, और एक हमेशा ओ वाले से क्या कर सकते हैं? ले, ओ वाले से ले सकते हैं। देगा भी तो वो ब्लड ग्रुप वाले को ही तो, और ए बी वाले को दे सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए वो यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है।
समझ गए बात सब बच्चे? इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ को छोड़कर, ए है तो और बी है तो हमने बताया कि मेनली क्या होता है, अपना ब्लड ग्रुप और ओ से तो ले सकते हैं, अपना ब्लड ग्रुप और ए बी वाले को ले सकते हैं, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ओ वाला बेचारा ओ से ही ले सकता है। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ अब फिर ये बातें चलती रही, ब्लड ग्रुप का सॉल्यूशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी कि भैया ठीक है, ए को ए वाले का दिया जा रहा है, बी को बी वाले का दिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा था कि कोई ब्लड ग्रुप ऐसे थे जिन्हें क्या किया गया, एक बार ब्लड दिया गया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ब्लड दिया गया उस सेम व्यक्ति का, तो उनमें गड़बड़ हो गई। इसका मतलब कुछ और भी ऐसा रहा कि भाई जो गड़बड़ कर रहा है ब्लड ग्रुप में, अभी एक और बड़ा फैक्टर ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है। तो 1937 में 1937 में इन्हीं साहब ने, किन्होंने, लैंड स्टीलर, और इनके साथ एक और थे, मेन ये है ना, 1937 में उन्होंने देखा कि जो एक रिसस मंकी है, क्या है, रिसस मंकी है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है गोरिल्ला चिपंजी वगैरह में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, गोरिल्ला चिपंजी वगैरह में भी होते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो इन्होंने देखा कि एक रिसस मंकी है, कौन है, रिसस मंकी है, उसके ब्लड में एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन, जिसे इस मंकी के नाम पर ही रेसस आर एच एंटीजन कहा गया। और फिर देखा गया यार मनुष्य के ब्लड में भी ऐसा ही एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, तो उसे उस टाइम पे आर एच एंटीजन नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया गया, आर एच एंटीजन नाम दे दिया गया। हालांकि बाद क्योंकि शुरू में हमने इसे आर एच एंटीजन ऐसे ही पहचाना था जैसे बंदर में था, इसका नाम आर एच एंटीजन ही रख दिया गया, लेकिन बाद में पता लग गया ये कि भाई मंकी में पाए जाने वाला एंटीजन और मनुष्य में पाए जाने वाला एंटीजन क्वाइट डिफर है, एक जैसे नहीं है, ये अलग है बिल्कुल। लेकिन जब तक आते आते इतना समय हो गया था कि सब जितने भी हमारी बुक्स वगैरह थी सब में और मेडिकली वो टर्म यूज होने लगी बहुत व्यापक रूप से, इसलिए उसे नाम वही रखा गया, आर एच फैक्टर। क्या नाम रखा गया, आर एच फैक्टर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया बच्चे, आर एच फैक्टर। तो इसमें आर एच एंटीजन है उनमें। अच्छा आर एच एंटीजन कोई अकेला एंटीजन नहीं है बच्चों, आर एच एंटीजन कोई अकेला एंटीजन नहीं है, टोटल मिला के 49 एंटीजन है। कितने, 49 एंटीजन इस फैक्टर में है। लेकिन इनमें से 5 जो है वो मेन है। 5 क्या है, मेन है, एंटीजन सी, एंटीजन स्मॉल सी, एंटीजन डी कैपिटल डी, एंटीजन कैपिटल ई, एंटीजन सी, ये मेन है। और सबसे मेन कौन है, एंटीजन डी। सबसे मेन कौन है बच्चे, आर एच एंटीजन डी, आर एच एंटीजन डी। वास्तव में जिसमें आर एच एंटीजन डी पाया जाता है, जिसमें आर एच एंटीजन डी पाया जाता है उसे ही हम आर एच पॉजिटिव कहते हैं। ओके कर दूंगा ऐसे, वरना सारा भाग जाता है। हाँ, जिसमें एंटीजन क्या पाया जाता है बच्चे, डी, उसे ही हम क्या कहते हैं, आर एच पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है कि भाई इसमें एंटीजन है। और जिसमें ये एंटीजन डी नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, आर एच नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं, आर एच नेगेटिव। और जिस व्यक्ति में इस आर एच फैक्टर का एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जिस व्यक्ति में इस आर एच फैक्टर का एक भी एंटीजन
नहीं पाया जाता, दैट इज गोल्डन ब्लड। ये है गोल्डन ब्लड। आ गया नहीं था? हाँ, एक बार और मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया आरएच फैक्टर की हम बात करते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप है किस पे बेस है बच्चे? एंटीजन पे बेस है। किस पे बेस है? जहां ए बी एंटीजन थे तो यहाँ पर टोटल कितने एंटीजन है? 49। 49 एंटीजन, लेकिन उनमें मेन कितने हैं? 5। उन 5 में से भी सबसे मेन कौन है? डी। आरएच एंटीजन डी पॉजिटिव है पूरी फुल फॉर्म वैसे तो इसकी, है ना, लेकिन हम इस संक्षेप में इसे आरएच पॉजिटिव लिख देते। क्या लिख देते बच्चे? आरएच पॉजिटिव। तो भैया जिसमें डी है उसे हमने क्या कहा? आरएच पॉजिटिव। जिसमें डी नहीं है आरएच से हमने क्या कहा? आरएच नेगेटिव। भले ही उसमें सी डी ई या 49 में से कितने डी रहे हो, लेकिन अगर डी है तो पॉजिटिव और अगर डी नहीं है तो नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें डी भी नहीं था और बाकी भी नहीं थे, यानी कोई भी नहीं था 49 में से, यानी एंटीजन पूरी तरह से गायब था। आरएच फैक्टर का एंटीजन पूरी तरह से क्या थे? गायब थे। उन्हें हमने उस ऐसे ब्लड ग्रुप को हमने क्या कहा? गोल्डन। और ऐसे अभी तक 50-55 आदमी खोजे गए हैं पूरी दुनिया में, हैं? हाँ, 50-55 आदमी मिले हैं। रेयर, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। नहीं, उसे तो वो तो आरएच नेगेटिव होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा 49 में से। 49 में से वो है कौन? बॉम्बे में था एच, ए में चेंज हो गया तो ए, एच बी में चेंज हो गया तो बी, एच किसी में चेंज नहीं हुआ तो ओ, और एच है ही नहीं। यानी इसका मतलब ये जो स्पेशल ब्लड ग्रुप बन रहे हैं वो एंटीजन की एब्सेंस है टोटल, चाहे वो आरएच फैक्टर का एंटीजन हो चाहे एबीओ का एंटीजन। क्लियर? इसी बात बेसिक समझ में आ गई? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। अच्छा, अब यहां पर जिसमें एंटीजन डी है, आरएच फैक्टर है। आरएच फैक्टर का मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? एंटीजन डी की बात कर रहा हूं। ये भी जेनेटिकली डिटरमाइंड है, और जेनेटिकली डिटरमाइंड है तो इसका भी जीन क्या होगा? क्रोमोसोम पे होगा। एबीओ ब्लड ग्रुप में किस पे थे? 9 पे थे, और इसके हैं 1। पहले नंबर की जो पेयर है क्रोमोसोम का उस पर ही आरएच फैक्टर का एंटीजन होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब वहां पर क्या था देखो, साथ के साथ अंतर समझो। हम क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को, एबीओ को और इसे आरएच को, दोनों को एक जैसा समझ के पढ़ने की गलती करते हैं, लेकिन एक जैसा पढ़ने में थोड़ा सा अंतर है। ये तो बात ठीक है भाई, एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप आ गया। अब वहां पर क्या था? वहां पर बच्चे ये था, अगर एंटीजन ए है किसी में तो एंटीबॉडीज क्या होगा? और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए, और अगर एंटीजन ए और बी है तो एंटीबॉडी है, और कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी। यहां पर क्या है? यहां पर चाहे एंटीजन है चाहे एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी कब तक नहीं होता? जब तक कि एंटीजन को इंट्रोड्यूस ना किया जाए दूसरे व्यक्ति के द्वारा। अब चाहे आरएच पॉजिटिव ब्लड है किसी का, चाहे आरएच नेगेटिव है, क्या उसके ब्लड में आरएच एंटीबॉडी है? नो। इसका आंसर है नो। यहां डिफर है, ये चीज डिफर है बच्चों। क्लियर? कि यहां पे पहले से ही कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं। क्लियर? जब हम ये बात देखते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मान लिया क्या है? ए है, तो उसमें एंटीजन क्या है? ए एंटीजन है। क्या है? और ए के साथ साथ उसमें डी भी हो तो आर एच पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव। इसे हम क्या लिख रहे हैं? ए पॉजिटिव। एंटीजन ए तो है,
लेकिन बी नहीं है, दैट इज ए नेगेटिव। समझ में आई बात है? ऐसे ही बी के केस में है, ऐसे ही किसके केस में है? तो बी वाला भी क्या हो जाएगा? बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ऐसे ही ए बी वाले में हो जाएगा ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। ऐसे ही ओ वाले में हो जाएगा ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया? यहां पर एक बात ध्यान रखें, क्योंकि इनके एंटीबॉडीज में फर्क है। एंटीबॉडीज में क्या है, एक फर्क बताया मैंने आप कि एंटीबॉडीज तभी बनेगा जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव वाला, ये वाला तो पहले से मौजूद है। पॉजिटिव या नेगेटिव वाला तब बनेगा जब हम किसी के अंदर, पहली बार में नहीं बनेगा, पहली बार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। अगर मान लिया कोई आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव है और ब्लड का आदान प्रदान कर रहे हैं हम उसमें, अभी मैं बताऊंगा किसे फर्क पड़ता है और किसे नहीं पड़ता। इसमें भी दो कंडीशन है, एक व्यक्ति आर एच पॉजिटिव है और एक व्यक्ति आर एच नेगेटिव। अगर मान लिया आर एच पॉजिटिव का ब्लड इसे दिया गया, तीर का निशान देखिए, ध्यान देखिए, इसे दे दिया गया, तो इसे पहली बार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर क्या आ गया, एंटीजन आ गया कि नहीं? कौन आ गया एंटीजन? ये वाला एंटीजन आ गया और बाहर से आया ये, इसका अपना अंदर का तो था नहीं। तो अब इसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाए, इसके विरुद्ध क्या बन जाएंगे? एंटीबॉडीज बन जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे किसके विरुद्ध? उसके। और यदि ये पहली बार है और यदि हम यही काम दूसरी बार कर देंगे, अब तो ऐसे एंटीबॉडीज का सामना करना पड़ेगा और ये एंटीजन आर एच पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडीज बने हैं। तो अब तो इसे स्प्लिन में ले जाके आजा बेटा, चल तुझे घुमा के लाता हूँ स्प्लिन में, आरबीसी को पकड़ पकड़ के लेके जाए, है क्लम्पिंग हो जाएगी, टूट जाएंगे, है ना? क्या होगा? छूट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, आरबीसी की क्लम्पिंग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, आरबीसी जो है क्या होने लगी, टूटने लगेगी, टूटेंगी। तो मैंने बताया था आयरन फोस्फायरिन है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिरुबिन बनेंगे, ब्लड में जॉन्डिस आएगा और एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी ये दो कंडीशन हो जाएगी, एनीमिया है, जॉन्डिस। एनीमिया है, क्यों हुआ ये मैंने बताया, क्योंकि हीमोग्लोबिन खत्म है, हीमोग्लोबिन खत्म है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, एनीमिया। नंबर दो, पाइलिरुबिन एंड पाइलिरुबिन बढ़ गए लीवर में, है ना? तो जॉन्डिस। अब इसका उल्टा देखें, अगर ये आर एच नेगेटिव इसे दे ब्लड तो क्या होगा? इसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो एंटीजन है ही नहीं। एंटीबॉडी एंटीजन के विरोधी तो बनेंगे, पहली बार दे, दूसरी बार दे, तीसरी बार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव में, आर एच नेगेटिव तो किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही दे सकता है। क्लियर हुई ये बात या नहीं? पॉजिटिव वाला किसके विरुद्ध बनाएगा? बाहरी एंटीजन जाएगा तभी तो बनेगा। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते कब है? जब बाहर से कोई इंट्रोड्यूस किया जाए कोई चीज ऐसी। अब इसमें एंटीजन है क्या आर एच नेगेटिव में, तो एंटीबॉडी कैसे बना लेगा वो? एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीजन तो होना चाहिए क्या नहीं? एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीजन, क्योंकि ये यहाँ पे बनानी पड़ रही है उन्हें, वहां तो ऑलरेडी ए बी ओ में तो बनी बनाई है, वहां अलग से नहीं बनानी पड़ती, वहां बनी बनाई है ना? क्लियर हुई ये बात? अभी और देखेंगे, इसके विरुद्ध जो एंटी बॉडीज बनती है ना बच्चे को, आईजीजी प्रकार की होती है। किसकी होती है? आईजीजी। और ये ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो प्लेसेंटा से छनकर चली जाती है, ये प्लेसेंटा से निकल जाती है ना? इस टाइप की एंटीबॉडीज। यहां तक बात समझ में आ रही है?
पहले तो हम आरएच का आधान पढ़ लेंगे, फिर इसे समझेंगे, इन एंटीबॉडीज के बारे में जानेंगे, है ना। अब आपके पास 8 प्रकार के ब्लड तो वो है जो डोनर है, और 8 प्रकार के ब्लड है जो रिसीवर है। कल हमने 4-4 प्रकार के पढ़े थे ना, आज हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे बच्चों? 8 प्रकार के ब्लड जो डोनर हैं, और 8 प्रकार के ब्लड जो, ये डोनर, ये रिसीवर। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, और ये 8। ठीक है बच्चे। आह, इसे करूं, अनडू कर दूंगा। चलो, मेहनत बची है। तो भैया एक डोनर आया ए पॉजिटिव, एक आया ए नेगेटिव, दूसरा आया बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ऐसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ। ध्यान क्या रखें? ध्यान मैंने बताया, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या ध्यान रखते हैं? एंटीजन, है ना। एंटीजन है या नहीं। ध्यान तो यहां पे भी ऐसे एंटीजन का ही रखा जाता है कि उसमें आर एच एंटीजन है या नहीं, है ना। चलिए, ये ए पॉजिटिव है, इसमें ए वाले को देखे। अच्छा, अब यहां पे आप एक थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया उस ट्रिक से चल सकते हैं आप, कि भाई मैंने मोटा मोटा इतना बताया, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है ना, इतना ध्यान रख सकते हैं नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे इसका है ए पॉजिटिव, क्या है? ये से दे सकता है, लेकिन क्या इसे ए नेगेटिव वाले को दे सकता है? अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, देखो, क्या ये ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को दे सकता है? अभी मैंने कहा था पॉजिटिव वाला नेगेटिव को तो एंटीबॉडी बनेंगे, कहा था ना अभी मैंने। पॉजिटिव वाला, आर एच पॉजिटिव वाला यदि आर एच नेगेटिव वाले को दे तो भैया एंटीबॉडी बनेंगे। तो यहां पर एंटीजन है, यहां पे एंटीजन नहीं है, तो भैया नहीं दे सकता। यानी ए पॉजिटिव अगर आपका ब्लड है तो आप किसे दे सकते हैं? ए पॉजिटिव। एक तो ये कहानी आई। अब इसे तो दे ही नहीं सकते, इसे भी नहीं दे सकते, किसी यहां पर दे सकते हैं, यहां नहीं दे सकते, क्योंकि नेगेटिव मामला है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। देखो, ध्यान रखना है बस, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को देगा, नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता। अब यहां पे डिफरेंस आ जाएगा समझ में, इसे तो दे ही नहीं सकते। यहां तक बात क्लियर? अब ध्यान रखना, अब ये कौन आ गए बच्चे? ए नेगेटिव, इसे दे सकता है क्या? यस। यही तुम्हारा दिमाग देखते हो, इसे दे सकता है, नहीं है? और इसे, ये इसे, 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 इसे,
इसे इसे वेरी गुड। अब आज इस बात समझ में आनी शुरू हुई है। अब ये कौन है? बी पॉजिटिव। इसे दे सकते हैं ब्लड? है? क्यों? और है वेरी गुड, नहीं दे सकते। और ये इसे, ये इसे, 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 हैं? इसे, इसे, इसे वेरी गुड। ठीक है। अभी आया बी नेगेटिव, इसे दे सकता है क्या? इसे, 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 हैं? ध्यान आ रहा है? नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है, बस केवल ए वाली फ्लैश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, ए बी, क्या हो? ए बी, इसे दे सकता है क्या? हाँ? इसके ब्लड में एंटीबॉडी क्या है? बी, तो वो बी इस बी के साथ नहीं रिएक्ट कर जाएगी, तो कैसे दे देगा इसे? पहले भी नहीं दे रहा था वो इसे। ये इसे दे देगा क्या? ये इसे दे देगा क्या? इसे दे देगा क्या? ये इसे दे देगा क्या? और इसे, इसे, हाँ, देख रहे हो? अब यहाँ आओ, ए बी माइनस, ए बी, ये से ब्लड दे देगा क्या? इसे, 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 ओ पॉजिटिव आओ, ये से दे सकता है क्या? इसे, 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 अब इसे आओ, ये इसे, 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 यस। कल आपने ओ पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर है। अब यहाँ पे हमने ओ को भी स्प्लिट कर दिया, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब जरा देख के वास्तव में बताओ, वास्तव में यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। ओ के साथ नेगेटिव आ जाए उसका, तो भैया वो यूनिवर्सल डोनर हो, है ना? अब ए बी पॉजिटिव को देखें, किसको देखें? ए बी पॉजिटिव को देखें, लेने के मामले में क्या पता लग रहा है? सबसे ब्लड ले रहा है ए बी पॉजिटिव, सबसे ब्लड ले रहा है ए बी पॉजिटिव, तो ये क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर इज ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? है? अब ये डिपेंड करेगा कि विकल्प क्या दे रहे हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? विकल्प क्या दिए हुए हैं। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में अगर वो पूछ रहा है, ओ भी दे रखा है और ओ नेगेटिव भी दे रखा है और ओ पॉजिटिव भी दे रखा है, देन पॉजिटिव नेगेटिव दिए, खाली ओ दिया है तो ठीक है, यानी वो जिस लेवल पे पूछ रहा है उसी लेवल पे उसका आंसर देना। यहां तक मैं समझता हूँ सबको बात समझ में आई हो। आ गई? अब हमने सामान्यतः सामान्यतः अगर एक व्यक्ति आरएच के मामले में एक ब्लड ग्रुप लेके पैदा हुआ, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव, जब तक उसका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से नहीं हो रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं, यह है नहीं। लेकिन एक ऐसी दिक्कत है जो हो सकती है, और वो होती है मदर। किसको होती है? वो दिक्कत किसके साथ होती है? मदर के साथ। किसके साथ होती है? मदर के साथ। कैसे होती है जरा इसे देखो।
एक घटना हम पढ़े, ये मिटा दूं, हटा दूं से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस, फिटलिस है ना, एरिथ्रोब्लास्टो, आरएच फैक्टर की इनकम्बेंसी भी हो सकती है अनजाने में। कैसे होती है? अगर कोई मदर ऐसी है जो आर एच नेगेटिव, कौन है वो? आर एच नेगेटिव है। क्या है बच्चे? हाँ। आर एच नेगेटिव है, ठीक है। और उनके वोम में, उनके गर्भाशय में एक शिशु पल रहा है। गर्भाशय में क्या पल रहा है बच्चे? शिशु पल रहा है। अगर वो आर एच नेगेटिव है बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मदर भी आर एच नेगेटिव है और बच्चा भी आर एच नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है अगर इसके फादर, अगर ये महिला आर एच नेगेटिव है और इसके हस्बैंड आर एच पॉजिटिव है, तो बच्चे में दोनों संभावनाएं 50-50% कि वो आर एच पॉजिटिव भी जा सकता है, आर एच नेगेटिव भी जा सकता है। तो आर एच नेगेटिव के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा आर एच पॉजिटिव है और इट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहला गर्भ है उस महिला का, ठीक है, यहां पर प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा की दीवारों के द्वारा क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट गैसेस बच्चे को दी जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी वापस नहीं, है ना? यही तो हो रहा है। बच्चे में ब्लड अपना बन रहा है, बच्चे में ब्लड क्या है? अपना बन रहा है, क्योंकि वो जेनेटिकली क्या है? डायरेक्टेड है। माँ का आरएच नेगेटिव है तो ये नहीं कि बच्चे में वही ब्लड चला गया और आरएच नेगेटिव बन गया बच्चा, नो, वो तो जेनेटिकली डायरेक्टेड, इसलिए तो कहा है कि जो जीन्स कहेगा, आज्ञा देगा उसकी बोन, उसके स्किन को, उसके फीटस मेम्ब्रेन को, योक सैक को, उसी टाइप का तो वो बनाएंगे ब्लड। ये थोड़ी ना कि माँ अगर आरएच नेगेटिव है तो आरएच नेगेटिव का ब्लड बच्चा इसमें बनना शुरू हो जाएगा, नो। इसलिए मैंने कहा ये जेनेटिकली डायरेक्टेड है ना? तो वो बच्चा आरएच पॉजिटिव है। प्लेसेंटा के द्वारा केवल खाने का लेन देन, ब्लड का कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहली प्रेगनेंसी है, हो रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ अम्बिलिकल कॉर्ड भी कटती है, तब क्या होता है? ब्लड का इंटरचेंज होता है, ब्लड का इंटरचेंज हो जाता है थोड़ा सा, यानी बच्चे का कुछ ब्लड कहां चला जाता है? माँ में चला जाता, और बच्चा कैसा है? और माँ क्या है? इट मीन्स ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आर एच पॉजिटिव का ब्लड किसी आर एच नेगेटिव को दिया जा रहा है, और ये पहली बार हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पहली बार हो रहा है। तो पहले बच्चे के जन्म के समय जब जन्म ले लिया, तो यहां पर क्या बन गई? एंटीबॉडीज बन गई। और ये जन्म, और ये अच्छी बात है। कब बन, ये ट्रांसफ्यूजन कब हो रहा है? जब जन्म हो रहा है बच्चे का। उससे पहले अगर उसकी प्लेसेंटा की दीवार थोड़ी रप्चर होती है गर्भावस्था में और थोड़ा बहुत ब्लड मिलता है, तो एंटीबॉडीज को बनने में टाइम लगता है। एंटीबॉडीज को बनने में क्या लगता है? कुछ समय लगता है। तो हो सकता है जब तक बच्चे का बर्थ हो जाए और कोई दिक्कत ना है ना। इसलिए हमने कहा कि पहली प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है। पहली प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? सेफ, कोई दिक्कत नहीं कि पहला बच्चा तो ठीक हुआ जी, लेकिन उसके बाद तो जो बच्चे हो रहे हैं वो मर ही रहे हैं, या पीलिया हो रहा, जॉन्डिस हो रहा, बाद में मर जाते हैं, थोड़ी देर बाद मर जाते हैं। ऐसा क्यों होगा? है ना? ऐसा इसी कारण से होगा, जरा समझेंगे इसे। तो बच्चे यहां पर उसमें एंटीबॉडीज बन गए।
क्या बन गए? शुरू वाले केस में इसमें एंटीबॉडीज नहीं थे। अब ये मदर है, RH नेगेटिव तो है ये, लेकिन किसके साथ है? RH पॉजिटिव, एंटी RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज, और ये बच्चा है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज किस प्रकार के हैं? IgG कहा है ना, IgG प्रकार। और जो इम्यूनोग्लोबिन G प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषता है? वो प्लेसेंटा को भेद देते हैं। अब ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को भेद देंगे और पहुंच जाएंगे बच्चे के पास, बच्चे के ब्लड में पहुंच गए बच्चे के पास। और जब ये बच्चे के ब्लड में पहुंचे तो बच्चे की जो RBC है बंद करना शुरू कर देंगे, RBC की कमी हो जाएगी बच्चे में। क्या हो जाएगी? अब RBC की कमी होने पे, क्योंकि एम्ब्रियो है और वहां पे तो सेल बहुत सारी हैं, तो वो कहेगा कि और RBC बनाओ, और बहुत तेजी से RBC बनने लगती है। लेकिन जब इतनी तेजी से RBC बनती है तो वो इमेच्योर RBC होती है। क्या होती है? और इमेच्योर RBC को ही क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। इमेच्योर RBC को ही क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। अगर ये इमेच्योर है तो इनमें प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं है, और अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करनी है, तो एनीमिया हो गया बच्चे को। क्या हो गया? नंबर 2, पुरानी RBC लगातार टूटनी है, और टूट के उनका जो बाइलिरुबिन और बाइलिरुबिन लगातार बने जा रहा है और बढ़े जा रहा है बच्चे में, तो क्या हो जाएगा? उसे जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। क्या हो जाएगा? तो बच्चे में जॉन्डिस और एनीमिया इतना सीवियर हो जाता है कि बच्चे की क्या होती है? जनरली डेथ हो जाती है वोम में, मां के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो जाती है ना। और ये कौन से बच्चे के टाइम पे हुआ? पहले के बारे में नहीं। अब यहां पर इसे ही क्या कहा हमने? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, क्योंकि फीटस में हुआ है कि बच्चे के अंदर इमेच्योर RBC क्रिएट होगी। और क्यों हुई है उसका कारण मैंने बताया है ना। RH नेगेटिव, हाँ। बाद में RH पॉजिटिव, मदर अगर RH पॉजिटिव है तो बच्चा RH नेगेटिव होता है। सेम लेकिन 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 फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? इस बच्ची ने एक सवाल पूछा है, यदि इसका उल्टा हो, यदि क्या हो? इसका उल्टा हो, मदर क्या है? RH पॉजिटिव और बच्चा क्या है? सुनो, सामान्यतः कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे, मैंने कहा ना जन्म के समय में दोनों का ब्लड क्या हुआ? मिला। और जब ये ब्लड मिला तो ये बच्चा क्या है? RH नेगेटिव है, लेकिन ब्लड के समय में इसमें थोड़ा सा ब्लड कौन सा चला गया? तो ये बच्चा जन्म से ही एंटीबॉडीज लिए पैदा हुआ। समझे? अब इसमें वो पहली बार का जो वो छूट है वो नहीं रह पाएगी। हाँ, फर्स्ट वाली जो छूट है वो नहीं हो पाएगी। हमने कहा ना पहली बार में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे एंटीबॉडीज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो पहली बार में ही एंटीबॉडीज है इसके अंदर, या नहीं है? आए हैं इस केस में, और अगर आए हैं तो पहली बार में ही अगर हम इसे RH पॉजिटिव ब्लड दे देंगे तो एंटीबॉडीज पहले से ही वो क्लम्पिंग कर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत, दो बातें बहुत अच्छी हुई है। ऊपर वाला है ना, दो बातें अच्छी कर दे। पहली बात है क्या अच्छी? पहली प्रेगनेंसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहली प्रेगनेंसी के बाद अगर मदर 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद सेकंड प्रेगनेंसी करती है,
3 साल का ड्यूरेशन ले लेती है बीच में, और सेकेंड प्रेगनेंसी करती है, तो जो RH एंटीबॉडी उसके बॉडी में बने थे वो डिजोल्व हो जाते हैं। RH में वो क्या हो जाते हैं? डिजोल्व। ठीक है, पहला तो ये। एक है जी हमारे पे तो टाइम कहाँ है इतना, हमें तो जॉब भी करने हैं, तो हमें पहला बच्चा करना है, एक बच्चा हमें और चाहिए, हमें तुरंत चाहिए, ठीक है भाई। फिर उसे कूम्ब टेस्ट कराया जाता है मदर का। पहले तो RH देखा जाता है, कूम्ब टेस्ट से पता लग जाता है उसके अंदर RH एंटीबॉडीज बनी हुई है या नहीं बनी है। और फिर अगर बन जाती हैं तो उसे फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है मदर को क्या दिया जाता है? इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन इस कारण से दिया जाता है कि वो बच्चे की RBC को नहीं पहचानता, बच्चे की RBC को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब डिटेक्ट नहीं कर पाता तो एंटीबॉडीज नहीं बनते, तो सेकंड प्रेगनेंसी थर्ड प्रेगनेंसी आराम से हो। ठीक है, आज की डेट ये फैसिलिटी है, लेकिन इसमें कहा गया है क्या? अब बच्चे का तो ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता अगर बच्चा गर्भाशय में है। अगर मान लिया कोई माँ, आपने करा रखा, आप RH नेगेटिव आ जाता है कोई है, अब उसे कैसे पता लगा उसके पेट में पलने वाला बच्चा पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसके लिए क्या है? कूम टेस्ट। इससे एंटीबॉडीज पता लग जाती है कि माँ में एंटीबॉडीज बनती है, बनी है क्या पहली बर्थ के बाद? अगर बनी है, अगर बनी है तो हाँ, तो कूम टेस्ट प्रेगनेंसी से पहले भी होना चाहिए और डिलीवरी के बाद भी होना चाहिए, जो RH नेगेटिव। पहले क्यों होना चाहिए? है पहले, हाँ पहले कहीं वो RH, हालांकि 3 साल बाद खत्म हो जाती है ये, 3 साल बाद मैंने बताया जैसे खत्म हो जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। एक लड़की ने जन्म लिया, जन्म के समय मान लिया वो RH, उसके अंदर एंटीबॉडीज थे, हैं, लेकिन माँ बनने में तो उसे अभी 20 साल, तो वो तो एंटीबॉडी जो पहले बने होंगे वो डिजोल्व हो चुके होंगे, है ना? क्लियर होगी बात? तो एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस सब बच्चों को समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। अब आपको ब्लड ग्रुप के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, यह है? किसी बच्चे में है कोई जिज्ञासा? यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, पूछ लो अभी, फिर बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं। हाँ पूछ लो बेटा। ये हाँ ये करती रहती है, हाँ हाँ, तो ये पॉइंट गन पॉइंट पर रख देती है, मैंने देखा है इसे। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा जो है, कोई सवाल? गोल्डन ब्लड ग्रुप किसका हो? है ना, उसमें RH पॉजिटिव है ना RH नेगेटिव। इधर तो गोल्डन कहा है उसे, इधर तो उसे गोल्डन कहा है। ये ये मसला ही नहीं है वहां। हाँ, है ना, ये मसला नहीं है वहां। चलिए, हाँ लेकिन ये बात सही है आपकी कि भैया गोल्डन वालों का मामला थोड़ा सिंसियर ये रहता है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन तो नहीं है उनमें, यही तो खास, यही तो कमी है कि एंटीजन नहीं है। तो दूसरा हमने फैक्टर क्या पढ़ा था बच्चों? RH फैक्टर। अभी एंटीजन बताया इसमें आपने कि 49 से भी ज्यादा एंटीजन होते हैं, और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होने पर हम उसे RH पॉजिटिव और कौन सा एब्सेंट होने पर उसे RH नेगेटिव कहते हैं? एंटी RH बी या RH एंटी बी, है ना, दोनों में से कोई भी नाम इसे लिख सकते हैं आगे पीछे। डी, है ना? संसार के लगभग 80 से 85% लोगों में RH पॉजिटिव रहते हैं, रिमेन जो है RH नेगेटिव रहते
ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ और बातें भी आपको बताई। ब्लड आपका कहाँ बन रहा है जब आप बड़े हो गए? बोन मैरो होता है। और जब आप छोटे हैं तो कहाँ बन रहा है? जब आप फीटस में है तो योक सैक में, फीटस में है तो योक सैक मेम्ब्रेन में, उसके बाद लीवर एंड स्प्लेन में, उसके बाद लीवर एंड स्प्लेन में। और जब आप एडल्ट हो रहे हैं तो कहाँ बन रहा है? लॉन्ग जो बोन है उनकी बोन मैरोज, जो लॉन्ग है बोन्स है उनकी बोन मैरोज में। और बोन मैरोज में रेड बोन मैरो जो सिरों पर होती है। रेड बोन मैरो कहाँ होती है? जो भी बोन्स होती है उनके सिरों में होती है। इसके अलावा हमने बताया था हाँ स्टर्नम में भी, वर्टिब्रल कॉलम में भी बोन मैरो रहती है, उस टाइम पे वहां पर भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब एंटीजन और एंटीबॉडीज, आरएच के एंटीबॉडीज में और एबीओ ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडीज में कुछ फर्क है क्या बनने में? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। मैंने बताया था बेसिक, एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप के जो एंटीबॉडीज हैं इनके बनने में कोई अंतर है? इज देयर एनी डिफरेंस? इसमें एंटीबॉडीज नहीं होते। आरएच पॉजिटिव में एंटीबॉडीज जन्म से नहीं होते, है ना। जब तक एंटीजन नहीं जाएगा जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। लेकिन एबीओ में ऐसा नहीं था। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ब्लड ग्रुप? ए है, तो क्या होगा? एंटीबॉडीज बी मौजूद रहेगा उसमें, है ना। बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी रहेंगे। जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी उनमें नहीं रहेंगे, जो ब्लड ग्रुप है उसके एंटीबॉडीज उसमें नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरएच फैक्टर में हमने और चीज आपको क्या बताई थी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिटेल्स बता दिया था हमने आपको, है ना। सब बच्चों को समझ में आ गया था वो अच्छी तरह से? कोई उसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड पे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, इसे क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग से पहले हमने बताया था हीमोस्टेसिस। क्या बताया था मैंने? हीमोस्टेसिस। क्या? हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड, प्रिवेंट द लॉस ऑफ। एक होम्योस्टेसिस होता है, वो क्या होता है? मेंटेन द यूनिवर्सल एटमोस्ट एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बॉडी। वो मेंटेन करता है यूनिवर्सल इंटरनल एनवायरमेंट बना रहे, बाहर के एनवायरमेंट से डिस्टर्ब ना हो, है ना। और ये है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में कुल कितने स्टेप होते हैं? 3। कितने स्टेप होते हैं बच्चों? प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड की हानि को रोकता है ये। और इसमें 3 प्रमुख स्टेप होते हैं बच्चों। सबसे पहले वेस्कुलर स्पाज, वेस्कुलर स्पाज, वेस्कुलर स्पाज। नंबर 2 प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ब्लड फॉर्मेशन। एंड नंबर 3 क्लॉटिंग। नंबर 3 क्या आता है? क्लॉटिंग। ये नंबर 3 पे है। तो मैंने बताया थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब कोई कट होता है, जब कोई क्या लगता है? कट लगता है, तो निश्चित रूप से आपकी ब्लड वेसल्स कटी। और जब आपकी ब्लड वेसल्स कटती हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं, क्या है? स्मूथ सर्कुलर स्मूथ मसल जो सर्कुलरी हैं अरेंज, उनमें कंट्रैक्शन होता है। उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। सामान्यतः मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता स्मूथ मसल्स में, लेकिन यहां होता है ना। और
कॉन्ट्रैक्शन होने से जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है वो क्या होता है, घट जाता है। ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या होता है बच्चे, घट जाता है। सपोज कीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और इसमें यहां एक कट लग गया, क्या लग गया, कट। तो आपकी ब्लड वेसल्स किनारों से क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। किनारों से क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये कंट्रैक्शन इसमें आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जो ब्लड फ्लो यहां हो रहा था तेजी के साथ, अब यहाँ पे ब्लड फ्लो करने के लिए दिक्कत आ जाएगी, कम हो जाएगा, है ना। तो एक तो ब्लड फ्लो को कम करता है ये मस्कुलर स्पाज या वेस्कुलर स्पाज। नंबर सेकंड, जैसे ही जो कट एरिया है उसकी प्लेटलेट्स कांटेक्ट में आती हैं जो टिश्यू है इनके फाइब्रोनोजन में, तो वो फूलने लगती, क्या लगती है, फूलने लगती है। ऐसी होती है ना आकार में, आपने कहा प्लेटलेट्स ऐसी हैं, है ना। और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी ये क्या होने लगती है, फूलने लगती है। और दूसरी प्लेटलेट्स को भी वहीं पर आमंत्रित करने लगते कि आ जाओ भाई, नुकसान हो गया है। तो प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ इकट्ठी होंगी प्लेटलेट और फूल भी गई। तो यहां पर एक कोशिश करते हैं प्लग बनाने की, क्या करते हैं, ब्लड को रोकने की। इसे कहते हैं प्लेटलेट्स प्लग। बाद में हालांकि एक प्लग कमजोर होता है तो फाइब्रिन भी आके इनके साथ मिल जाता है, तो ये प्लग और मजबूत हो जाता है। फाइब्रिन भी आके मिल जाता है तो प्लग क्या हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। प्राइमरी में तो यही होना है, उसके बाद क्लॉटिंग का काम शुरू होना है। अब दो काम हो गए, एक तो क्लॉटिंग है, और एक क्या दूसरा, प्लग बन गया। इसलिए जब आपको चोट लगती है तो आप क्या कोशिश करते हैं, वहां पे जल्द से जल्द दबाने की कोशिश करते हैं, दबा के रखने की कोशिश करते हैं कि यार ये कट गया, यहाँ पे दबा के रखती थोड़ा सा, फटी ना हो। बड़ा छोटा कट है तो अपने आप ठीक हो जाता है, यही क्लॉटिंग। लेकिन जब बड़ा कलट होता है तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, वहां पर मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बड़ी वेन्स है, बड़ी वेन्स में ब्लड का फ्लो भी तेज है, और ब्लड का फ्लो भी तेज है, वो इतनी आसानी से काम नहीं, केवल क्लॉटिंग से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसे आगे देखेंगे। अब हम तीसरे स्टेप पर आते हैं, वो क्या चीज है बच्चों, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट होना ब्लड। अब क्या काम हो, अब ब्लड का यहां पर एक थक्का जमेगा, क्लॉट बनेगा। इसे बनने के लिए जो कुल टोटल फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 13 डिस्कवर हुए थे, और इन्हें नंबर भी दिया गया है। क्या दिया गया है, नंबर। कौन से नंबर दिए गए इन्हें, रोमन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से 13 तक, ठीक है। इनमें से कुछ ज्यादातर फैक्टर ऐसे हैं जिनका निर्माण कहां हो रहा है, लीवर में। ज्यादातर का निर्माण कहां हो रहा है, लीवर में। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं, 3 फैक्टर ऐसे हैं जो लीवर से, उनमें से हालांकि 10 फैक्टर ऐसे हैं जो लीवर में बन रहे हैं, 13 में से 10। इस पहले समझ लो, ये छठा फैक्टर जो है ना, ये हाइपोथेटिकल फैक्टर था, इसे अब नहीं माना जाता। तो अब केवल फैक्टर कितने रह गए, 12। लेकिन डिस्कवर कितने होते टोटल, 13 फैक्टर। लेकिन छठे को अब हाइपोथेटिकल फैक्टर मान के, लेकिन नंबर में कोई चेंज नहीं किया गया, छठे को स्विप किया गया, नंबर वही 13 तक डलते हैं, आखिर बात 13 ही है, ठीक है। नंबर एक बार, नंबर दो बार, इन फैक्टर्स में से मैंने कहा 10 का निर्माण कहां हो रहा है, हमारे लीवर को। 10 का निर्माण कहां हो रहा है, लीवर में। शेष फैक्टर प्लेटलेट्स में या टिश्यू में या बाहर से, जैसे कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन कहां से आ रहा है, या तो आपकी डाइट से आएगा, कहां से आएगा, या बोन से आएगा, कहां से आएगा, या प्लेटलेट से भी आ जाएगा, लेकिन लीवर से नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। पहला फैक्टर आपको पता होना चाहिए, क्या हमें सारे याद करने, नहीं,
इसमें से कुछ फैक्टर के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो केवल वही सबसे मेन फैक्टर जो क्या है, फाइब्रोनोजन। ये पहला फैक्टर है, सबसे पहले यही डिस्कवर हुआ। ये जो क्रम है, जिनकी डिस्कवरी के आधार पर, क्रम किस आधार पे बच्चों, डिस्कवरी के आधार पे, ना कि इनकी काम करने की कि किस नंबर पे ये बन रहे हैं, ना ये कि इनकी इंपोर्टेंस कितनी है। ये केवल और केवल इनके डिस्कवरी के आधार पर ये नाम दिए गए। तो पहला कौन सा है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कौन है, थ्रोम्बिन। कौन है, थ्रोम्बिन। दूसरा कौन है महत्वपूर्ण, थ्रोम्बिन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, पहला दूसरा। और सबसे 13 जो है फाइब्रिन रेटिकुलेट है, इंसोल्यूबल फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। 13 फैक्टर मोर क्लियर। कौन सा आयन कोगुलेशन के लिए चाहिए, क्लोटिंग के लिए चाहिए, कैल्शियम आयन। ये बात ध्यान रख लीजिए अभी शुरू में ही, कौन से आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए। कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन के चाहिए। क्लियर, विटामिन के एंड कैल्शियम आयन, इनके अलावा इन चीजों को ध्यान रखें। देखो बच्चों, अब बात आ जाती है, जैसे ही इंजरी होती है, अब हम पढ़ रहे हैं क्लोटिंग को। किसे पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या क्यों कर रहा है ये ऐसा, इसके सिग्नल्स दोनों तरफ क्यों भाग रहे हैं, जैसे क्लोटिंग को पढ़ रहे हैं। रेड तो दिखेगा भी नहीं, दिख रहा है, अच्छा चलो। क्लोटिंग, अब क्लोटिंग में बच्चों इंजरी दो तरह से हो सकती है, बाहरी एक्सट्रिंसिक, इंटरनल भी हो सकती है, आपके ब्लड के अंदर ही कुछ ब्लड वेसल्स में बॉडी के अंदर ही आ जाए, इंट्रिंसिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक। दो तरह की इंजरी आपके शरीर में हो सकती है, एक बाहरी और एक भीतरी। ठीक है, देखो पहले मैं एक लाइन का प्रोसेस बता दूंगा आपको, और फिर सारी क्लोटिंग वही है ना, एनसीईआरटी का भी सार वही है, और जो मैं बताऊंगा उसका भी सार वही है। बेटा जो फाइब्रोनोजन है ना, कौन सा प्रोटीन, उसे फाइब्रिन में बदलना है। फाइब्रोनोजन सोल्यूबल प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल है ना, और फाइब्रिन इनसोल्यूबल फॉर्म है। क्लियर, पता है ना, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का मतलब क्या है। इनसोल्यूबल डटा रहेगा, सोल्यूबल तो भूल जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में चेंज होगा और रेटिकुलेट बनेगा, जाल बनना है। ये है सारी कहानी का। अब ये बनेगा कैसे, इसे बनने के लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए। क्या चाहिए, थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करेगा, तब जाके फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में बदलेगा। अब थ्रोम्बिन पड़ा रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन के रूप में। किस रूप में पड़ा रहता है, तो पहले प्रोथ्रोम्बिन किस में बदले, थ्रोम्बिन में। तब थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को क्या बदलेगा, अब प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए भी एक प्रोकोगुलेटर चाहिए। क्या चाहिए, जो इसे इनेक्ट करे भाई, शुरू करे वो, और वो कहां से आना चाहिए, वो संकेत कहां से आना चाहिए, मसल से, प्लेटलेट से, तभी तो काम चलेगा। आप क्या इंजर हुए, कैसे पता लगेगा बॉडी को, आपके यहां कोई कट हो गया है, आपको कोई खतरा हो गया है, ये आपके ब्लड को कैसे पता लगेगा, वो तो मायोजेनिक है ना। तो भैया पता कैसे लगता है, जैसे ही कट लगता है, फाइब्रोनोजन डिस्टर्ब होते हैं आपकी ब्लड के, एक्सटेंसिव वे में बता रहा हूं, जब बाहर से कट लगा है ना, या प्लेटलेट्स को हार्म होता है, या प्लेटलेट्स मैसेज भेजती हैं जैसे ही वो फाइब्रोनोजन के कांटेक्ट में आती हैं, तो भैया थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता। कौन एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में
प्रोथ्रोम्बिन को कहता है कि भाई तू प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जा। किसमें बदल जा? प्रोथ्रोम्बिन को क्या कहता है बच्चे? तू किसमें बदल जा? थ्रोम्बिन में। और जैसे ही थ्रोम्बिन बदलता है ये खुद एक एंजाइम की तरह कार्य करने लगता है और ये फाइब्रोनोजन को किसमें चेंज कर देता है? फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन ये सोल्यूबल फॉर्म है, ये इनसोल्यूबल फॉर्म है। और जहां पे आपके कट लगा है वहां पर क्या बन जाता है बच्चों? एक रेटिकुलेट जाल बन जाता है। और जाल में कौन फंस जाता है? आरबीसी वगैरह फंस जाती है, आरबीसी ब्लड प्लेट्स वगैरह फंस जाती है जो बाहर नहीं जाने देती। यही तो लॉस ऑफ ब्लड को रोकना है? और इसे कहते हैं क्लॉट। हाँ जी। क्लॉट ये नहीं नहीं सर ऊपर ये ये Ca+2, Ca+2 है बेटा ये कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन यहां भी चाहिए, कैल्शियम आयन यहां भी चाहिए, हर जगह कैल्शियम आयन चाहिए। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्लोटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? इसे ये जो बनता है इसे कहते हैं क्लॉट। क्या कहता है ये? क्लॉट कहता है। अगर आप देखें ब्लड होता है, ब्लड को निकालो आप बाहर और एक टेस्ट ट्यूब में रख दो। ब्लड को निकालो, ये क्या रख दो? टेस्ट ट्यूब में रख दो तो सबसे नीचे कौन बैठ जाता है इसमें? आरबीसी। उसके नीचे डब्ल्यूबीसी और अदर, और ये है सीरम। क्या है? और सीरम क्या है? प्लाज्मा में से क्या घटा दे? हैं? क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड में से क्या घटा दे? ब्लड में से ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा है, फॉर्म एलिमेंट्स है। प्लाज्मा में से तो क्लोटिंग फैक्टर, और प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर मौजूद है। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लस क्लोटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। अब ये ध्यान रखना कि ब्लड में से पूछा है, प्लाज्मा में से पूछा है ना? केवल एक ही चीज रट के नहीं जानी है कि सर ने तो केवल एनसीईआरटी में भी लिखा था प्लाज्मा से और सर ने भी प्लाज्मा से पढ़ा है, तो ब्लड में से भी तो पूछ सकता है कि नहीं? ब्लड में से क्या घटा दे कि सीरम प्राप्त हो जाए? फॉर्म्ड एलिमेंट हटाओ पहले तो, है ना? देखो ये पढ़ा है सारा फॉर्म्ड एलिमेंट। और प्लाज्मा में से क्या फैक्टर आ गया इसके साथ? क्या है? क्लोटिंग फैक्टर भी इसी में ही है। और फिर बाद में बचता क्या है? सीरम। फिर बाद में बचता क्या है? सीरम। क्योंकि सीरम को कोगुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें कोगुलेशन फैक्टर ही नहीं है। कितने फैक्टर है टोटल? कितने फैक्टर है टोटल? 13। क्योंकि इसमें जब कोगुलेशन फैक्टर ही नहीं है तो आप ये काम कैसे करेंगे? आप ये काम कैसे करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्लॉटिंग हो जाती है, चाहे एक्सट्रिंसिक इंजरी हो, इंट्रिंसिक हो। यहां पर आकर शुरू में उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या बना लेते हैं? प्रोकोगुलेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और प्रोकोगुलेंट कौन है? थ्रोम्बो थ्रोम्बोकाइनेज। कौन है बच्चे? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है आपको? एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी आपके इसमें होते हैं। एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी आपके ब्लड में होते हैं। क्या है एंटीकोगुलेंट फैक्टर? जो ब्लड की क्लॉटिंग होने नहीं देते। और एक प्रोकोगुलेंट फैक्टर है। दो तरह के फैक्टर हो गए, एक तो प्रोकोगुलेंट फैक्टर है और एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर है।
सामान्यतः एंटी कोगुलेंट फैक्टर इफेक्टिव रहते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना आप खड़े हैं और आपका ब्लड जमना शुरू हो जाए कोगुलेंट फैक्टर के अंदर में, तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्लड को जमने से रोकना है, जैसे हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट फैक्टर का पार्ट है, भी है उसमें से एक, है ना। तो भैया ये एक्टिव रहते हैं, आपका ब्लड अनावश्यक रूप से ना जमे। कहीं थोड़ी ना जो कहीं कहीं पे भी जमा लो, कैसे भी जमा लो, कहीं भी जरा सी भी उसमें जम गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपकी कोरोनरी आर्टरी में ये थ्रोम्बस बन गया तो क्या होगा, हाँ स्ट्रोक हो जाएगा भैया। ब्रेन ब्रेन की में जम गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, दिमाग की नस फटना, इसी को कहते हैं, है ना। अटक गया, वहां प्रेशर बने जा रहा कि भाई ब्लड वो रुकी पड़ी आर्टरी, क्या होगी, एक जब मैंने तेरा हमेशा परमानेंट थोड़ी ना होगी मैं, अनब्रेकेबल पार्ट हूं, आसपास ब्लड फैल जाएगा, ब्लड फैल जाएगा तो जो नर्व जो है जो काम कर रही है उस पर प्रेशर आ जाएगा, उसकी डेमोग्राफी वो चेंज हो गई, है ना। वो मान लिया किसी भी हिस्से की, जिस भी हिस्से की वो इफेक्ट हुई है उसी हिस्से को खत्म कर देगी बस। वो हिस्सा लकवा भी आ सकता है आपको, कहीं पे भी आ सकता है लकवा, है ना, बॉडी में। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए कहा खाने पीने पे ध्यान रखो, ये बाहर का मत खाओ बिल्कुल भी। ये जो तुम आजकल अपनी जबान पे ना ये मोमोज और ये खा रहे हो, उम्र जैसे ही 30 के करीब आएगी ना, 35 के करीब, तो पता लगने लगेगा तुमने अपनी जिंदगी में क्या खा लिया गया है ना। बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते बी अलर्ट, अच्छा खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, स्वस्थ खाओ, साफ सुथरा खाओ, है ना। बिना खाए कभी कोई नहीं मरता, बिना खाए कभी कोई नहीं मरता। जब भी मरेगा तो खा के ही मरता है बंदा, ये कहावत बुजुर्गों की है, हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो, जब भी मरेगा वो खा के ही मरेगा, बिना खाए नहीं मरता, भूखा आदमी कभी नहीं मरता। 30 दिन रोजे रखते हो, 9 दिन नवरात्रि के व्रत रखते हैं आप, है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक दिन थोड़ा सा बॉडी देखती है, फिर कर लेती है सेट अपने आप को। लेकिन अगर आप गलती से गंदा सा कुछ खाया हो, तो उसका इफेक्ट तुरंत आपकी बॉडी पे आ जाएगा, है ना। अभी आगे पढ़ेंगे जब हम इसके इरेगुलरिटी पढ़ेंगे, ब्लड की क्या क्या है आपकी बॉडी में, कैसे कैसे आती है, हर बार मैं बताता हूँ, जो भी आप ऑर्गन पढ़ रहे हैं उसको बताए, पहले हमने लंग्स में बताया, हार्ट में बताएंगे, फिर किडनी में बताएंगे, है, फिर आगे मसल्स में बताएंगे आपको, हर जगह बताएंगे आपको कि आपकी बॉडी जो है भैया अमर नहीं है, इसे जाना है। चमक होनी चाहिए आपके चेहरे पे, क्या होनी चाहिए, चमक, तेज होना चाहिए, है ना। अब हमें कोई कह देगा हम 70 साल के हैं, है है ना। तो हमसे तो 70 की बात करो, 50 की, हाँ ठीक है, रेस हम अब भी तुम्हारे से तेज लगा लेंगे, ठीक है। फिर बच्चे पूछ रहे क्या डाइट क्या, बाद में लेक्चर कर ले फिर बताएंगे, पहले पहले हमारे पास एक डाइजेशन का लेक्चर लेक्चर होता था, वो अब हटा दिया गया, तो उसमें हम ये बातें कर लेते थे, अब जब वो लेसन नहीं रहा तो अब हम यही की बात कर रहे हैं। चलिए, हाँ आगे की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, आगे की। तो ज्यादा बता दी मैंने जब को, चिंता मत करना, क्लोटिंग आ गई समझ में, क्लोटिंग से बच्चों को समझ में आ गई है। अब पता लग गया ना कैसे क्लोट बनता है आपके यहाँ, है, क्यों आया समझ में। अब उससे आगे की और महत्वपूर्ण बात करते हैं, और महत्वपूर्ण, आपके सर्कुलेटरी पाथवे का नाम शायद दिया है, सर्कुलेटरी पाथवे हेडिंग है ना, लिम्फ हम बाद में पढ़ेंगे, लिम्फ पहले ब्लड का सारा कर ले, पहले लिम्फ पढ़ेंगे, है ना, लिम्फ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पहले ब्लड सर्कुलेशन का ही सारा निपटा लें। तो क्या है सर्कुलेटरी पाथवे, इसे भी समझना जरूरी है, हालांकि इसमें से आधा आप पहले समझ चुके हैं। देखो, जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, इट इज टू टाइप, मेनली कितने टाइप का है, एक ओपन और दूसरा क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओसीएस एंड सीसीएस।
जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब बच्चों को पता है क्या होता है? क्या होता है उसमें? ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट से साइनस इसमें खुले में आ जाता है ब्लड वेसल से, और वहीं पे अंग डूबे रहते हैं और वही लेते हैं। इसमें ब्लड का प्रेशर जो है कुछ ज्यादा नहीं होता, ब्लड का प्रेशर क्या रहता है? कम रहता है। ब्लड का प्रेशर क्या रहता है बच्चों? कम रहता है। और वहीं से चूंकि ऑर्गन सीधे एम्बेडेड है तो वहीं से अपना लेन देन कर लेते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में भी एक क्लास है जिसमें नहीं है, पता है ना कौन सी है वो? कितने बच्चों को पता है? मैंने कहा था कि एक दिन मैंने बताया था और कहा था कि याद करके रखनी है वो। सिफेलोपोड्स में। किसमें? सिफेलोपोड्स में। किसमें? क्यों भूल जाते हो बार? याद रहेगी अब। सिफेलोपोड्स में कैसा होता है? हालांकि मोलस्क है लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज है ना। और वर्टिब्रेट्स में कैसा है? क्लोज है। एनिलिड्स में कैसा है? क्लोज है। एनिलिड्स में क्या है? तो क्लोज क्या होता है बच्चों? ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में बह, और ये उससे ज्यादा स्मार्ट और इफेक्टिव वे है ब्लड सर्कुलेशन का। ज्यादा स्मार्ट एंड इफेक्टिव वे है ब्लड सर्कुलेशन का। कौन सा? क्लोज। अब जब हमने वर्टिब्रेट्स की बात की तो वर्टिब्रेट्स में ब्लड को हमें सर्कुलेट करना है, और हमने कहा कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड ज्यादा प्रेशर से ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्मार्टली बहता है। इसमें इसे मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। क्या मेंटेन रहना चाहिए? और इस प्रेशर को बच्चों मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हार्ट। इट इज ए मस्कुलर हार्ट। क्या है ये? मायोजेनिक हार्ट होता है। क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट। अब जब हमने वर्टिब्रेट्स की बात की, वर्टिब्रेट्स को बांटा हमने टेसिस में, हमने बांटा एम्फीबियंस में, हमने बांटा रेप्टिल्स में, हमने बांटा एप्स में, और हमने बांटा मैमल्स में। क्या सबका, सारे वर्टिब्रेट्स का हार्ट एक जैसा होता है? नो, नहीं है। उसमें एक डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट किस बात पे डिपेंड करता है? हैं? ये डेवलपमेंट अलग अलग टाइप किस बात पे डिपेंड करता है? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? ये बात भूल जाते हैं आप बार बार, इसे याद रखनी है ना। बात करते हैं फिश की, बात करते हैं फिशेस की। सबसे पहले आता है फिशेस आता है। फिश में भैया हार्ट होता है? यस होता है, लेकिन फिश में केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस में है। और उसमें जो है बच्चों, जो फिश में 2 चैम्बर हार्ट है ना, तो 2 चैम्बर में एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल। एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल। ठीक है, एक एट्रियम है और एक क्या है? अब इनका जो एक चैम्बर हार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट है, ये केवल आप देख ले एक तरह से प्रेशर को मेंटेन करने के लिए है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड की सप्लाई कैसी है? इट इज नॉट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लड का मेन काम क्या है? पंप करना। ब्लड को क्या करना? पंप करना। वही काम कर रहा है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया इसने सप्लाई, ये कहां जाएगा? गिल्स में। कहां जाएगा? और गिल्स क्या करेंगे? इसे ऑक्सीजनेटेड कर देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि गिल्स में ही तो ऑक्सीजन की सप्लाई है फिश में। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो यहां से सप्लाई कहां है? ऑर्गन्स को है। यहां से सप्लाई कहां है? ऑर्गन्स से क्या कर लेंगे? झूठ करके क्या बना देंगे? डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे। और ये ब्लड कहां चला जाएगा? हार्ट में, एट्रियम में। एट्रियम से जाएगा फिर, हाँ ये, फिर इसका फायदा क्या है? ये जितना, इसका फायदा ये है बच्चों, नंबर 2 फायदे हैं। नंबर 1 ब्लड का प्रेशर, और ये नहीं कि जितना एक बार में ऑक्सीजनेटेड है उतना ही डीऑक्सीजनेटेड, ना ना ना, ऐसा नहीं है।
ये कंट्रोलिंग है, ये देख रहा है इसे और इसे कि भाई कितना डीऑक्सीनेटेड हो रहा है, कितना ऑक्सीजनेटेड हो रहा है एक टाइम में, है ना। उसी हिसाब से आगे पंप होता रहता है ये, यानी उनकी हार्ट बीट बन गई फिश। क्लियर है। हार्ट दो तरह से काम कर रहा है, आपको देखा ना, एक तो पंप तो कर ही रहा है, दूसरा क्या देख रहा है भाई, ये भी तो देखेगा ना। मान लिया 100 ml ब्लड है, मान लिया उसमें 100 ml एक बार आया, 100 ml एक बार कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हर समय हर जगह ब्लड है, हर समय हर ऑर्गन में ब्लड है, ऐसा तो नहीं है। एक टाइम में ब्लड आपके हार्ट में ज्यादा है तो ऐसा है, जिस टाइम हार्ट में होता है अच्छा उस टाइम कट मार लो, क्योंकि ब्लड की सारा हार्ट खून नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा नहीं होता, ब्लड हर समय मौजूद रहता है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीनेटेड कौन कर रहा है, गिल्स कर रहे हैं। अब सारा ब्लड एक साथ में, क्या गिल्स की भी कैपेसिटी है, हर टाइम में उसे ऑक्सीजन मिल रही है। ऐसे पानी में मौजूद है जहां ऑक्सीजन प्राप्त है तो ठीक है भाई, तेजी से चल रहा है काम। ऐसे पानी में पहुंच जाए जहां ऑक्सीजन घट गई, यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया, है ना। हार्ट बीट बढ़ानी पड़ जाएगी फिर, बढ़ा भाई, है ना। तो ये कंट्रोलिंग भी, है ना। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहती रहे, ये कंट्रोलिंग भी हार्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसलिए तो डेवलप हुआ हार्ट। ये 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबियंस में आ गया कितना, 3 चैम्बर। क्यों भाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है फिश में, काम नहीं चल रहा था उतना बढ़िया इफेक्टिवली, है ना। तो अब एम्फीबियंस क्योंकि थल पे भी आ गए जल के बाद, कहाँ गए, वहां कम ऑक्सीजन है, पानी में कम ऑक्सीजन है, चल जाएगा काम भाई, धीरे धीरे काम चल जाएगा। अब वो किस पे आ गए, जमीन पे आ गए। जमीन पे आ गए तो भैया यहाँ पर तो और ज्यादा होने चाहिए। तो हार्ट कितने चैम्बर हो गया, 3 चैम्बर। एम्फीबियंस का हार्ट कितने चैम्बर होता है, एम्फीबियंस में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड कैसे होता है वो, उसमें क्या होते हैं बच्चों, 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। एट्रिया कितने होते हैं इसमें, 2, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल कितना होता है, सिंगल। और ये कनेक्ट रहते हैं वेंट्रिकल से, एट्रियम कनेक्ट रहते हैं वेंट्रिकल से, ठीक है। कैसा ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर हम बात करें, यहां पर हुआ ये कि जो इनका लेफ्ट एट्रियम है, क्या है, यहां पर प्योर ब्लड आ रहा है। कहां से आ रहा है प्योर ब्लड, अगर प्रोफ की एम्फीबियंस की बात करें, कहां से आ रहा है, वो लंग से भी हो सकता है, वो स्किन से भी हो सकता है, मसल कैविटी से भी हो सकता है, और टैडपोल रूप में है तो दिल से भी। अब यहां से प्योर ब्लड है, कैसा ब्लड है बच्चे, और ये इम्प्योर ब्लड इकट्ठा कर रही है, वेना केवा, ठीक है। अब दोनों खुल गए, प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हुए आपस में, मिक्स हो गए। क्या हो गए, हालांकि ये मिक्सिंग भी 3 तरह की है बच्चों, लेकिन यहाँ पे मिक्स मान लेते हैं, ये मिक्सिंग भी कितनी है, 3 तरह की है। देखो दिमाग लगाओ, यहां पर जो है मिक्स ब्लड है ज्यादा, कैसा ब्लड है, इतने एरिया में इम्प्योर ब्लड ज्यादा है, इतने एरिया में प्योर ब्लड ज्यादा, ठीक है ना। तो जो यहां से इधर से निकलेगी कट मारती हुई, उसमें लगभग प्योर ज्यादा जाए, इधर वाली में इम्प्योर ज्यादा जाएगा, है ना। क्या जाएगा, इम्प्योर कौन सी, जैसे पल्मोनरी में इम्प्योर जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि ये सारा का सारा मिक्स एक जैसा है, नो, एक जैसा बिल्कुल सारा मिक्सिंग एक जैसी नहीं है हार्ट में, कि भाई सारा मिल गया, 1 लीटर दूध और 1 पाव पानी और 1.25 लीटर एक जैसा है, नो, है ना। यहाँ पे मिक्स अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि दोनों की ओपनिंग यहीं पे पास है, इधर से प्योर आ रहा था तो इधर प्योर बचा रह जाता है, इधर इम्प्योर, लेकिन टोटल हम कहते हैं मिक्स ब्लड है, तो ये मिक्स ब्लड ही, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज कर देते हैं, मिक्स ब्लड। तो हार्ट कैसा ब्लड पंप करता है, एम्फीबियंस का मिक्स ब्लड पंप करता है, एम्फीबियंस का हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है। इज दैट क्लियर, पीसीज का हार्ट इम्प्योर ब्लड को मिक्स कर पंप करता है, ठीक। अब आते हैं किसमें, रेप्टिल्स में। रेप्टिलियन में भी क्या है, 3 चैम्बर, एम्फीबियंस की तरह क्या है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल हो, एप्स हो, मैमल्स। क्रोकोडाइल हो, एप्स हो, मैमल हो, क्या है? हैं? फोर चैम्बर ना। फिशेज में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम कैसा है? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, एक ही वे है ना। एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स है, जिसमें 3 चैम्बर्ड है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम किस में? क्रोकोडाइल में, एव्स में, मैमल्स में। मैमल्स में आ जाते हैं, सीधे उसे समझ लेते हैं ना। मैमल्स के बाद फिर ह्यूमन को समझेंगे। कितने चैम्बर हार्ट है हमने? 4 चैम्बर हार्ट है। कितने चैम्बर हार्ट है हमें? 4 चैम्बर हार्ट है, जिसमें 2 क्या है? और 2 वेंट। 2 एट्रिया हैं और 2 लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। ये 4 चैम्बर हार्ट ही ऐसा है जिसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड बिल्कुल सेपरेट रहता है, इसकी कहीं पे मिक्सिंग नहीं है। एडवांस है। क्या है? एडवांस। प्योर और इम्प्योर ब्लड कहीं नहीं बदलता है ना। लेफ्ट एट्रियम है भैया, कैसा ब्लड कलेक्ट कर रहा है? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड इकट्ठा कर रहा है? प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड कहां दे रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में दे रहा है। और ये कहां दे रहा है? ऑर्गन्स को दे रहा है। ये आ गया प्योर ब्लड। एक पथवे ये बन गया। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है। अब यहां से ब्लड क्या किया जा रहा है? कलेक्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कैसा ब्लड है ये? इम्प्योर ब्लड है। क्या किया जा रहा है? इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है। ठीक है। और यहां से इम्प्योर ब्लड किसमें आ रहा है? इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। और यहां से कहा जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, प्योर होने के लिए, है ना। कहा जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। क्लियर? समझ में आई ये बात? हालांकि इसकी डिटेल अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में है आगे डिटेल। आप यहाँ पर तो थोड़ा सा सरसरी आपको पढ़ ले। ये ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा सब बच्चों को ये रास्ता पता है कि नहीं पता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं पता हो? आपके हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4। ऊपर के 2, ऊपर के 2 एट्रिया, नीचे के 2 वेंट्रिकल। जब 2 हैं ऊपर तो राइट एंड लेफ्ट होंगे, नीचे भी 2 हैं तो राइट एंड लेफ्ट होंगे। एट्रियम क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं। वेंट्रिकल ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं। ये बातें सब बच्चों को पता है? हैं? नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आपका जो लेफ्ट हिस्सा है हार्ट का, वो प्योर का ब्लड का है। राइट हिस्सा जो है वो इम्प्योर ब्लड। ये भी डिटेल बाद में पढ़ेंगे जब हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। हमें तो बस इतना यहाँ पर कहना था भैया, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड रखते हैं, अलग ही सर्कुलेशन बनाए हुए हैं अपना। यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। एक पाथवे हो गया। दूसरा प्योर आया यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ये दूसरा पाथवे हो गया। तो 2 पाथवे है, 2 सर्कुलेटरी है, तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? आप पे कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? डबल।